हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम्स 38 एंड 39 का सॉल्यूशंस किया जाएगा, जो क्लास 11 फिजिक्स, IIT JEE, नीट एंड अदर इंट्रेंसेस के लिए हेल्पफुल होगा। प्रॉब्लम 38, द मंकी बी shown in figure 5b20 is holding on to the tail of the monkey A, which is climbing up a rope. The masses of the monkeys A and B are 5 kg and 2 kg respectively. If monkey A can tolerate a tension of 30 Newton in its tail, what force should it apply, that is monkey A apply on the rope in order to carry the monkey B with it? Note of interrogation. Take acceleration due to gravity small g equals to 10 meter per second square. प्रॉब्लम 38 में मंकी ए के टेल को पकड़े हुए है, जबकि मंकी ए ऊपर की ओर एक रोप से होकर, एक रस्सी से होकर ऊपर की ओर क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। एंड दूसरा मंकी ए उसके टेल को पकड़कर लटका हुआ है। एंड मंकी ए रोप के हेल्प से, एक रोप जो कि सीलिंग से लटकी हुई है, सस्पेंडेड है, सीलिंग से अटैच है रोप, तो उस रोप को पकड़कर मंकी ए ऊपर की ओर क्लाइंब कर रहा है। अब क्लाइंब कर रहा है एक्सेलेरेशन के साथ और विदाउट एक्सेलेरेशन, यह तो प्रॉब्लम में नहीं दिया है। तो हमें दोनों सिचुएशंस पर को कंसीडर करना होगा। मतलब जब मंकी ए विथ एक्सेलेरेशन से, एक्सेलेरेशन स्मॉल ए, रोप से होकर ऊपर की ओर क्लाइंब करता है, ऊपर की ओर जाता है। एंड सेकेंड सिचुएशन, उस सिचुएशन में जो फोर्स अप्लाई करेगा मंकी ए इस रोप पर, वह मैक्सिमम फोर्स होगा। एंड सेकेंड सिचुएशन में जब मंकी ए विदाउट एक्सेलेरेशन ऊपर की ओर क्लाइंब करता है, ऊपर की ओर तो जा ही रहा है, वह तो प्रॉब्लम में क्लियर है। तो विदाउट एक्सेलेरेशन जाने का मतलब है, बिना एक्सेलेरेशन के, बिना त्वरण के ऊपर जाने का मतलब है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मंकी ऊपर जा सकता है, तब उसका एक्सेलेरेशन 0 होगा। तो उस सिचुएशन में मंकी ए इस रोप पर जो फोर्स अप्लाई करेगा, जो कि उस रोप में टेंशन के रूप में होगा, तो वह मिनिमम फोर्स होगा, मतलब मिनिमम टेंशन होगा। जब विदाउट एक्सेलेरेशन, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मंकी ए रोप को पकड़कर ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर क्लाइंब करता है, तो उस सिचुएशन में मिनिमम फोर्स होगा। एंड जब एक्सेलेरेशन ए के साथ जाएगा, मंकी ए रोप से होकर ऊपर की ओर क्लाइंब करेगा, तो उस सिचुएशन में मंकी ए के द्वारा रोप पर अप्लाई किया गया फोर्स और टेंशन इन द स्ट्रिंग वो मैक्सिमम होगा। तो हमें दोनों वैल्यूज को मालूम करना होगा कि मैक्सिमम वैल्यू फोर्स का स्ट्रिंग पर मंकी ए कितना अप्लाई करता है, एंड मिनिमम वैल्यू मंकी ए स्ट्रिंग पर कितना अप्लाई करता है, जो कि टेंशन के रूप में अपीयर होगा। एंड मंकी ए अपने टेल में, अपने पूंछ में 30 न्यूटन का फोर्स या टेंशन टॉलरेट करता है, सहन करता है। एंड तो इसमें यही पूछा गया है कि व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई, दैट इज मंकी ए अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी द मंकी बी विथ इट। तो मंकी ए रोप पर, उस रोप पर जो सीलिंग से हैंग है, लटक रहा है, तो उस रोप पर मंकी ए कितना फोर्स अप्लाई करेगा, या स्ट्रिंग में, रोप में कितना टेंशन अप्लाई करेगा, जिससे कि मंकी ए बी सहित, माने मंकी बी सहित, मंकी बी तो उसके पूंछ को पकड़कर लटका हुआ है, तो मंकी ए मंकी बी को लेकर ऊपर की ओर क्लाइंब करे, रोप से होकर ऊपर की ओर जाए, तो कितना फोर्स वह अप्लाई करेगा
इस रोप पर, ये मालूम करना है। मैक्सिमम फोर्स करेगा या मिनिमम फोर्स करेगा, इसका तो जिक्र, फोर्स निकालना है, लेकिन मंकी कैसे ऊपर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन और विदाउट एक्सेलरेशन, इसका जिक्र प्रॉब्लम में नहीं है। इसलिए बोथ सिचुएशंस का मतलब जो फोर्स मैक्सिमम कितना अप्लाई कर सकता है मंकी ये रोप पर, उसे भी मालूम करना होगा, एंड कितना मिनिमम फोर्स अप्लाई कर सकता है या मिनिमम टेंशन जो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग पर अप्लाई होगा, जो सीलिंग से स्ट्रिंग कहें या रोप है यहाँ पर प्रॉब्लम में, तो रोप पर कितना मिनिमम फोर्स अप्लाई होगा उसे भी मालूम करना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम में क्लियर नहीं है कि विथ एक्सेलरेशन मंकी ए ऊपर जा रहा है, मंकी बी को कैरी करते हुए, या विदाउट एक्सेलरेशन जा रहा है। इसलिए बहुत सिचुएशंस का आंसर हमें देना होगा। मैक्सिमम फोर्स कितना अप्लाई करेगा मंकी ए रोप पर, वह भी मालूम करना होगा, एंड कितना मिनिमम फोर्स विदाउट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी मूव कर सकता है, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। लेकिन मूव कर रहा है मंकी अपवर्ड, मतलब क्लाइंब कर रहा है, मतलब रोप से होकर क्लाइंब कर रहा है, इतना तो क्लियर है। तो मंकी ए का जो मास है वह 5 kg है, एंड मंकी बी का मास कितना है, 2 kg है सॉरी। एंड जी का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें प्रॉब्लम में गिवन है, तो हम जी को मैंने जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, यूज करेंगे। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। यहाँ गिवन क्या क्या है, मंकी ए का मास है ma, मास ऑफ मंकी ए 5 kg, mb, मंकी बी का मास 2 kg है, एंड मंकी ए अपने टेल में जो टेंशन टोलरेट कर सकता है वह 30 न्यूटन है, मतलब टेंशन इन द टेल ऑफ मंकी ए, तो TA इक्वल्स टू 30 न्यूटन। तो इतना गिवन है, जी का वैल्यू भी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम मंकी ए और मंकी बी का फ्री बॉडी डायग्राम को कंसीडर करें। तो मंकी ए के लिए जो मंकी ए के लिए सीलिंग से लटकने वाला रोप है, तो मंकी ए के द्वारा उसमें उस रोप में फोर्स अप्लाई, उस रोप पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा जो कि टेंशन के रूप में होगा। तो फोर्स अप्लाई किया जाएगा, तो मंकी के द्वारा रोप पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा, तो रोप भी मंकी पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा जो कि टेंशन के रूप में होगा। तो इसी टेंशन का वैल्यू मालूम करना है, मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन। एंड वेट जो है मंकी ए का जो वेट है वह यहाँ मंकी ए है, तो मंकी ए का वेट जो होगा वह डाउनवर्ड काम करेगा, जो कि कितना होगा ma इंटू स्मॉल जी। ma कितना है, 5 है मास ऑफ मंकी ए, तो यह वेट हो जाएगा इसका 5 इंटू जी। यह डाउनवर्ड होगा, टेंशन अपवर्ड जो स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा ए के द्वारा स्ट्रिंग कहें या प्रॉब्लम में रोप है, तो रोप में जो टेंशन होगा, मतलब मंकी ए रोप पर फोर्स लगाएगा, तो रोप भी मंकी पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा, तो वह रिएक्शन फोर्स टेंशन के रूप में है जो रोप में प्रोड्यूस हुआ, टेंशन अपवर्ड हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में मंकी पर जो फोर्स काम करेगा उसके लिए, एंड मंकी का वेट डाउनवर्ड काम करेगा। इसके अलावा मंकी के टेल में जो टेंशन, मंकी का टेल में जो टेंशन या टोलरेट कर सकता है मंकी, वह कितना है, 30 न्यूटन का है। तो वह भी किधर काम करेगा, वह भी डाउनवर्ड काम करेगा। TA जो है टेंशन इन द टेल ऑफ मंकी ए इज 30 न्यूटन, माने मंकी ए कैन टोलरेट ए टेंशन ऑफ 30 न्यूटन। तो TA कितना है, 30 न्यूटन, ये अभी नीचे की ओर ही काम करेगा। TA इक्वल्स टू 30 न्यूटन का फोर्स भी ए पर ही काम करेगा, मतलब इसके टेल में वह नीचे की ओर काम करेगा, वह नीचे की ओर काम करेगा। तो अब इसके लिए इक्वेशन ऑफ 10 किया जाए, एंड सपोज किया जाए मंकी ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रहा है। फर्स्ट इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं कि कितना मैक्सिमम फोर्स मंकी अप्लाई करेगा रोप पर। यह रोप है, रोप ऊपर सीलिंग है, रोप सीलिंग से सस्पेंडेड है, लटक रहा है, हैंग्ड है। तो अभी सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन में इफ मंकी ए go up
और क्लाइंब्स अप ए रोप, क्लाइंब्स अप द रोप, गिवन रोप, यह रोप है, monkey A climbs up the rope with acceleration A, with acceleration small a, हमने एक्सेलरेशन A सपोज कर लिया फर्स्ट सिचुएशन में, एक्सेलरेशन स्मॉल a। तब रिजल्टेंट फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम हमने मंकी का लिया है, तो मंकी का जो फ्री बॉडी डायग्राम है वह टेंशन अपवर्ड, मंकी का मोशन अपवर्ड हो रहा है एक्सेलरेशन से, वेट डाउनवर्ड, एंड जो इसका टेंशन टॉलरेट कर सकता है, मंकी ए का टेल जो टेंशन या फोर्स टॉलरेट कर सकता है वह कितना है, 30 न्यूटन है, 30 न्यूटन का फोर्स है, टॉलरेट कर सकता है। तो यहाँ पर जो फोर्स काम करेगा, मतलब जो टेंशन होगा मंकी के टेल में वह कितना होगा, वह होगा 30 न्यूटन, ये गिवन है। तो मंकी का अपवर्ड मोशन के लिए यह 30 न्यूटन का फोर्स किधर काम करेगा, नीचे की ओर काम करेगा, इक्वल एंड अपोजिट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। तो 30 न्यूटन डाउनवर्ड, 5g डाउनवर्ड, वेट एंड टेंशन अपवर्ड। तो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन मंकी ए कितना होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग जो कि मालूम करना है, T माइनस 30 न्यूटन, टेंशन इन द टेल ऑफ मंकी ए, वह भी किधर होगा, वह भी डाउनवर्ड होगा। तो T माइनस वेट भी किधर होगा, डाउनवर्ड होगा मंकी ए का। तो T माइनस 30, टेंशन 30 न्यूटन है टेल वाला, 30 माइनस वेट भी डाउनवर्ड है, तो T माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएगा, 30 प्लस 5g, लेकिन माइनस आगे में साइन है, तो T माइनस 30 माइनस 5g इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, मंकी का 5 है, एक्सेलरेशन a है, से इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम मंकी बी का फ्री बॉडी डायग्राम पर विचार करें, मंकी बी का। तो बी के लिए क्या होगा, बी के लिए तो जो टेंशन होगा, मतलब मंकी ए अपने टेल में जो टेंशन टॉलरेट कर रहा है 30 न्यूटन है, तो वह अपवर्ड काम करेगा मंकी बी के लिए। एंड मंकी ए के लिए क्या था, वो डाउनवर्ड था, मतलब 30 न्यूटन का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो मंकी बी चूंकि मंकी ए के टेल को पकड़े हुए है, तो मतलब फोर्स अप्लाई कर रहा है टेल पर, मंकी ए के टेल पर उसको खींच रहा है, मतलब उससे होकर लटका हुआ है। तो मंकी बी पर मंकी ए मैंने फोर्स लगा रहा है 30 न्यूटन का, तो मंकी ए का टेल में भी जो रिएक्शन फोर्स होगा वह मंकी बी पर एक्ट करेगा। तो उसका डायरेक्शन, अब मंकी ए के मोशन के लिए उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 30 न्यूटन डाउनवर्ड हो जाएगा। लेकिन मंकी बी का मोशन के लिए, मंकी बी तो मंकी ए के साथ साथ, मंकी ए अपने मंकी ए के का टेल को पकड़कर मंकी बी लटका हुआ है, तो मंकी ए अपने साथ कैरी करेगा मंकी बी को, इसलिए वह टेंशन का जो फोर्स मंकी ए का टेल जो टॉलरेट कर रहा है 30 न्यूटन का, वह मंकी बी के लिए अपवर्ड होगा, जबकि मंकी ए के लिए वह डाउनवर्ड हुआ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। तो मंकी बी के लिए क्या हो गया, और मंकी बी का भी मोशन अपवर्ड ही होगा मंकी ए के साथ साथ। लेकिन मंकी बी का फ्री बॉडी डायग्राम पर विचार करें, तो फॉर मंकी बी, तो मंकी बी पर जो फोर्सेस काम करेंगे वह 30 न्यूटन का टेंशन, ए का टेल वाला अपवर्ड हो जाएगा, माइनस 30 न्यूटन, माइनस 30 लिखा उसके लिए। एंड वेट जो मंकी बी का है वह डाउनवर्ड, तो मंकी का मास कितना है, 2 kg है, तो वेट हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 30 माइनस 2g इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास 2 है, 2 kg है मंकी बी का, एक्सेलरेशन तो कॉमन होगा, ए एक्सेलरेशन ही होगा, ए अपने साथ साथ मंकी ए अपने साथ साथ मंकी बी को अपवर्ड कैरी कर रहा है 2a, तो से इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को अगर ऐड हम करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो प्लस 30, इक्वेशन 2 के का फर्स्ट टर्म प्लस 30 है, और इक्वेशन 1 का सेकेंड टर्म माइनस 30, वो कैंसिल हो जाएगा। तो T माइनस
बचेगा टी माइनस 5g माइनस 2g, तो टी माइनस 7g इक्वल टू 7a। तो इस प्रकार हमें एक्सेलरेशन मालूम हो जाएगा, एक्सेलरेशन हमारा मालूम हो जाएगा। उसके बाद हमें टेंशन का वैल्यू मालूम करना है, मैंने मैक्सिमम फोर्स मंकी ए कितना रोप पर अप्लाई करेगा। तो मंकी बी के लिए जो फोर्सेस हैं वह इसका मंकी बी का वेट डाउनवर्ड जो कि 2 इंटू स्मॉल जी होगा, 2 kg मास है, एंड अपवर्ड जो फोर्स होगा वह ए का टेल का जो टेंशन है 30 न्यूटन वह अपवर्ड होगा। इसे रिजल्टेंट फोर्स मंकी बी पर 30 जो रोप में जो टेल में ए का टेल में टेंशन है एंड बी मंकी ए के टेल को पकड़ कर लटका हुआ है, तो मंकी ए के साथ साथ मंकी बी भी ऊपर जाएगा, तो वह जो है टेंशन अपवर्ड फोर्स के रूप में काम करेगा मंकी बी पर। मंकी बी के फ्री बॉडी डायग्राम के लिए तो 30 माइनस तो 30 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड एंड वेट मंकी का बी का डाउनवर्ड, वेट तो हमेशा डाउनवर्ड काम करता है, तो 30 माइनस 2g इक्वल टू 2 इंटू ए। अब दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो इसके लिए अब फर्दर सॉल्यूशन के लिए अब जो 38 का प्रॉब्लम है उसे मैं इरेज करता हूँ। सभी डाटा गिवन है, याद रखना होगा। एंड अभी हम मैक्सिमम टेंशन मालूम कर लेते हैं, उसके बाद जब एक्सेलरेशन से मंकी क्लाइंब कर रहा है रोप पर तो तब, एंड दूसरा यूनिफॉर्म मतलब विदाउट एक्सेलरेशन भी जा सकता है, एक्सेलरेशन 0 यूनिफॉर्म स्पीड से भी जा सकता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो उसमें मिनिमम टेंशन हो जाएगा, मतलब रोप पर जो अप्लाई होने वाला फोर्स है मंकी ए के द्वारा वह मिनिमम हो जाएगा। तो अब इरेज करता हूँ मैं इसका प्रॉब्लम का स्टेटमेंट जो है प्रॉब्लम 38 का, जिससे कि फर्दर सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का किया जा सके। मंकी ए एंड मंकी बी का फ्री बॉडी डायग्राम को यूज कर एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज कर हमने मंकी ए एंड मंकी बी दोनों के का सेपरेट मोशन के लिए जो कि अपवर्ड हो रहा है ऊपर की ओर, उसके लिए हमने 2 इक्वेशंस ऑब्टेन कर लिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मंकी का मोशन के लिए, अपवर्ड मोशन के लिए, एंड इक्वेशन 1 मंकी ए का अपवर्ड मोशन के लिए। अब दोनों को ऐड कर लिया जाए, तो एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 ऐड करने से क्या हुआ, प्लस इक्वेशन 2 का फर्स्ट टर्म प्लस 30, इक्वेशन 1 का सेकेंड टर्म माइनस 30 कैंसिल हो गए, तो 30, तो बचा क्या, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड में रिमेनिंग टर्म्स है वह टी है माइनस 5g माइनस 2g दैट इज 7g, माइनस 5g माइनस 2g 7g, एलएचएस में तो यही है, प्लस 30 माइनस 30 कैंसिल हो गया, देखा जा सकता है। राइट हैंड साइड में 5a प्लस 2a, ये कॉमन एक्सेलरेशन है मंकी ए का और मंकी बी का। जब मंकी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है अभी फर्स्ट इक्वेशन में, उसे हम देख रहे हैं, उसे हम कंसीडर किया है हमने, जिससे कि रोप पर जो फोर्स मंकी ए के द्वारा अप्लाई होगा वह मैक्सिमम फोर्स होगा जो कि टेंशन के रूप में प्रोड्यूस होगा, टेंशन के रूप में यही टी जो टेंशन है यह प्रोड्यूस होगा, जिसे मालूम करना है मैक्सिमम टेंशन कितना होगा, मैक्सिमम फोर्स दैट इज एंड मिनिमम कितना होगा। तो टी माइनस 7g एलएचएस में हो गया, आरएचएस में 5a प्लस 2a दैट इज 7a, तो टी इक्वल टू 7g माइनस 7a, तो यह इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन हमारा हो गया। इक्वेशन 3 इसको सपोज कर लें, मिनिमम टेंशन भी मालूम करना होगा, तो इसका हम एक्सेलरेशन इसी में एक्सेलरेशन a0 कर देंगे, तो मिनिमम टेंशन मालूम हो जाएगा, मतलब मंकी ए रोप पर जो मिनिमम फोर्स अप्लाई करेगा वह मालूम हो जाएगा एक्सेलरेशन ए का वैल्यू 0 करने पर। यहाँ तो मैक्सिमम फोर्स है, तो यहाँ तो हमको चाहिए टी मैक्स जो होगा टी इक्वल टू 7g या प्लस 7 है, तो यहाँ तो हमको चाहिए एक्सेलरेशन भी चाहिए, तब जा करके ए का वैल्यू पुट करने के बाद हमारा ये मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड बाय द मंकी अप्लाइड बाय मंकी ए ऑन द रोप वह मालूम हो जाएगा, मतलब टी मैक्स मालूम हो जाएगा जो मैक्सिमम फोर्स होगा, एफ मैक्स इक्वल टू टी मैक्स होगा। लेकिन मिनिमम के लिए ए बराबर 0 इस इक्वेशन में कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करने के बाद आया है, तो यह इक्वेशन भी बहुत हेल्पफुल होगा मिनिमम टेंशन के लिए, मिनिमम फोर्स के लिए। लेकिन अभी हम फिलहाल मैक्सिमम फोर्स निकालना है, तो मैक्सिमम फोर्स क्या होगा, जो पार्टी का जो आंसर है मैक्सिमम फोर्स, इसलिए जो मैक्सिमम फोर्स होगा टी इक्वल्स टू इसी से आ जाएगा 7g प्लस 7a, टी मीन्स टी मैक्स, यह जो होगा मैक्सिमम फोर्स होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है इसलिए टी इक्वल टू टी मैक्स, जो मैक्सिमम फोर्स हो गया टी इक्वल्स टू टी मैक्स लिख देंगे, टी के जगह इक्वल्स टू 7g को आरएचएस में ले जाएं 7g या प्लस 7a, इसे इक्वेशन 4 सपोज कर लें,
अब ए का वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं इक्वेशन 2 से, 30 माइनस 2g इक्वल टू 2a। जी का वैल्यू कितना पुट करना है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पुटिंग जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द सेकेंड टर्म दैट इज 2g ऑफ इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में पुट कर दिया जाए तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, कॉमन एक्सेलरेशन मंकी ए का एंड मंकी बी का। तो पुट किया जाए जी का वैल्यू 10 इक्वेशन 2 में, पुटिंग स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि प्रॉब्लम में गिवन है इन इक्वेशन 2। क्या होगा, 30 माइनस 2 जी का वैल्यू 10 इक्वल्स टू 2a, और 30 माइनस 10 इंटू 2 20, 30 माइनस 20 इक्वल्स टू 2a, 30 माइनस 20 10, तो 10 इक्वल्स टू 2a, a इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपवर्ड एक्सेलरेशन जो होगा मंकी ए का, जिस एक्सेलरेशन से वह रोप से होकर सीलिंग की ओर क्लाइंब करेगा, तो वह एक्सेलरेशन कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वही चूंकि मंकी ए अपने साथ मंकी बी को भी कैरी करता है, तो उसका भी एक्सेलरेशन उतना ही होगा, अपवर्ड एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 30 माइनस 20 इक्वल टू 2a और 10 इक्वल्स टू 2a, देयरफॉर अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मंकी ए along with monkey B is 10/2, that is 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह तो एक्सेलरेशन हो गया, अपवर्ड एक्सेलरेशन हो गया मंकी ए का एंड मंकी बी का, जो कि कॉमन एक्सेलरेशन भी है। लेकिन हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है मैक्सिमम फोर्स मंकी ए रोप पर कितना अप्लाई करेगा, वह रोप जो सीलिंग से सस्पेंडेड है, सीलिंग से लटक रहा है। तो टी मैक्स के लिए हमने इक्वेशन मालूम कर लिया है, इक्वेशन 4, टी इक्वल टू टी मैक्स, जब एक्सेलरेशन ए के साथ क्लाइंब करेगा रोप से होकर, रोप पर जब क्लाइंब करेगा मंकी ए, तो उसका मैक्सिमम फोर्स होगा टी इक्वल टू टी मैक्स 7g प्लस 7a। जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट कर दिया जाए। इसमें इक्वेशन नंबर 4 में अभी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का कंबाइंड जो फॉर्म है, दोनों को ऐड करने पर इक्वेशन 3 है। इससे जो है मिनिमम, इस इक्वेशन से मिनिमम टेंशन मंकी ए के द्वारा रोप पर अप्लाई किया गया मिनिमम फोर्स, दैट इज मिनिमम टेंशन, वह भी निकल जाएगा। इसलिए मैं अब इक्वेशंस 1 एंड 2 को इरेज करता हूँ। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका जो सम है दोनों का रिजल्टेंट इक्वेशंस 1 एंड 2 का, वह इक्वेशन नंबर 3 बोर्ड पर प्रेजेंट है, तो उसमें एक्सेलरेशन हम 0 पुट कर देंगे। तो सेकेंड सिचुएशन में जब विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मंकी रोप पर क्लाइंब करेगा, तो मिनिमम फोर्स मंकी ए अप्लाई करेगा रोप पर, जो कि टेंशन के रूप में होगा, मिनिमम टेंशन, दैट इज मिनिमम फोर्स। ए का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, मंकी ए का एक्सेलरेशन, अपवर्ड एक्सेलरेशन। अब इसे पुट कर दिया जाए मैक्सिमम फोर्स के लिए, कितना अप्लाई करेगा, तो टी, जो कि टेंशन के रूप में होगा रूप में, टी इक्वल टू टी मैक्स 7g प्लस 7 है। तो इस वैल्यू को पुट कर दिया है, ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी के जगह 10 मीटर पर सेकेंड। तो यूजिंग इक्वेशन 4 वैल्यूज को पुट करना है, स्मॉल जी एंड स्मॉल ए का, एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो टी मैक्सिमम, जो मैक्सिमम फोर्स होगा स्टिंग में, रूप में, टेंशन के रूप में, टी मैक्स, टी के जगह टी मैक्स इक्वल्स टू 7 इंटू जी के जगह जी रिप्लेस कर दिया जाए, स्मॉल जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो प्रॉब्लम में गिवन है, प्लस 7 इंटू 5, तो 7 इंटू 10 70, प्लस 7 इंटू 5 35, तो 70 प्लस 35 जो मैक्सिमम फोर्स होगा मंकी ये अप्लाई करेगा रोप पर, वह मैक्सिमम फोर्स जो है मैक्सिमम टेंशन के रूप में है, टेंशन भी तो फोर्स ही है, इक्वल टू 70 प्लस 35, दैट इज 105। ये होगा 105 न्यूटन आंसर, 105 न्यूटन आंसर हो गया इस प्रॉब्लम का। इस प्रॉब्लम का मतलब पार्ट ए का, जब मंकी ए विथ एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन स्मॉल है जिसका वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, तो एक्सेलरेशन के साथ क्लाइंब कर रहा है रोप पर, तो मैक्सिमम फोर्स काम करेगा टेंशन के रूप में, दैट इज टी मैक्स इक्वल टू 105 न्यूटन।
लेकिन इसमें सेकेंड सिचुएशन भी हो सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम में यह जिक्र नहीं है कि यह नहीं गिवन है कि मंकी विथ एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, ऊपर तो जा रहा है, यह तो जिक्र है। रोप पर क्लाइंब कर रहा है बी को कैरी करते हुए, बी मंकी ए के टेल को पकड़े हुए है, एंड मंकी ए रोप को पकड़े हुए है, रोप को पकड़कर रोप पर क्लाइंब कर रहा है, रस्सी पर चढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि अब विथ एक्सेलरेशन जा रहा है और विदाउट एक्सेलरेशन, यह जिक्र नहीं है। तो जब विथ एक्सेलरेशन जाएगा तो मंकी ए के द्वारा रोप पर मैक्सिमम फोर्स काम करेगा, जो कि टी मैक्स हो गया, जो कि टेंशन के रूप में मैक्सिमम टेंशन, तो मैक्सिमम फोर्स होगा रोप में 70 + 35 105 न्यूटन। अब जब मंकी ए ऊपर क्लाइंब करे, रोप पर क्लाइंब करे, लेकिन विदाउट एक्सेलरेशन, तो ऐसा हो सकता है जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तब उस सिचुएशन में मिनिमम फोर्स और मिनिमम टेंशन मंकी ए अप्लाई करेगा रोप पर। तो उसके लिए हमने इक्वेशन मतलब मंकी ए का फ्री बॉडी डायग्राम एंड मंकी बी का फ्री बॉडी डायग्राम से 2 इक्वेशन हमने ऑब्टेन किया था एक्सेलरेशन वाले केस में। दोनों को ऐड करने पर रिजल्टेंट इक्वेशन आया था, इक्वेशन नंबर 3 था। तो अब इस इक्वेशन में हम सीधे एक्सेलरेशन विदाउट एक्सेलरेशन, जब मंकी ए विदाउट एक्सेलरेशन माने ए इक्वल टू 0 यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर की ओर क्लाइंब करेगा रोप पर, तो ए इक्वल टू 0 पुट कर दिया जाए, तो वही इक्वेशन 3 है। तो इक्वेशन 3 अभी भी बोर्ड पर प्रेजेंट है, तो हमारा काम काफ़ी आसान हो गया। अब पुट कर दिया जाए सेकेंड सिचुएशन में, व्हेन इफ मंकी, सेकेंड सिचुएशन क्या है, इफ मंकी ए climb up the rope without acceleration. Monkey A climbs up the rope with 0 acceleration. With 0 acceleration means uniform velocity के साथ, with acceleration with 0 acceleration means uniform velocity से जब ऊपर क्लाइंब करेगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। 0 एक्सेलरेशन मीन्स ए इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया जाए, पुटिंग ए इक्वल टू 0, जो कंबाइंड इक्वेशन था, मैंने दोनों को ऐड करने के बाद मंकी का अपवर्ड मोशन एंड मंकी ए का अपवर्ड मोशन एंड मंकी बी का अपवर्ड मोशन अलग अलग सेपरेटली जब हमने फ्री बॉडी डायग्राम लेकर के एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज कर जब हमने ऑब्टेन किया, उसको ऐड किया, तो इक्वेशन 3 t - 7g = 7 है। तो वह तो तब था जब एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन के साथ मंकी ए क्लाइंब कर रहा था अपवर्ड, मतलब रोप पर ऊपर की ओर सीलिंग की ओर जा रहा था। अब यहाँ विदाउट एक्सेलरेशन है, तो ए का वैल्यू 0 पुट कर दिया जाए। सो पुटिंग एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, वी गेट t - 7g इक्वल्स टू 7 इंटू ए 0 हो गया, RHS 0 हो गया, that is T equal to 7g. Therefore, tension in the string, जो कि minimum force applied by the minimum force applied by monkey A on the rope होगा। इसमें विदाउट एक्सेलरेशन है तो मिनिमम फोर्स हो जाएगा, जो कि टेंशन के रूप में एपियर होगा रोप में। तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, RHS में ले जाए -7g, T - 7g 0 हो गया, एक्सेलरेशन ए का वैल्यू 0 पुट कर दिया गया इक्वेशन 3 में। तो T इक्वल टू 7g, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह जो फोर्स होगा या जो टेंशन है स्ट्रिंग में, वह जो अप्लाई किया जाएगा मंकी ए के द्वारा, वह मिनिमम होगा। देयरफॉर T इक्वल टू T मीन स्टैंड्स फॉर मिनिमम, एंड T टेंशन है, जो कि मंकी ए के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा रोप पर, तो वह टेंशन के रूप में प्रोड्यूस हुआ। T इक्वल टू T मीन इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, that is 70 7 into 10 70 मीटर, 70 न्यूटन टेंशन फोर्स है, उसका यूनिट भी न्यूटन होगा आंसर। तो T मीन आ गया, मिनिमम फोर्स अप्लाइड बाय मंकी ए ऑन द रोप, T मीन इक्वल्स टू 70 न्यूटन एंड T मैक्स उसके नीचे है 70 + 35, that is 105 न्यूटन। तो दोनों आंसर हमारा आ गया, फर्स्ट सिचुएशन वाला भी एंड सेकेंड सिचुएशन वाला भी।
तो इसके साथ प्रॉब्लम 38 का सॉल्यूशन कर लिया गया। प्रॉब्लम 39, फिगर 5A21 shows a man of mass 60 kg standing on a light weighing machine kept in a box of mass 30 kg. The box is hanging from a pulley fixed to the ceiling through a light rope, the other end of which is held by the man himself. If the man manages to keep the box at rest, what is the weight shown by the machine? Note of interrogation. What force should he exert on the rope to get his correct weight on the machine? प्रॉब्लम 39 में एक आदमी जिसका मास 60 केजी है, वह एक बॉक्स के अंदर, जिस बॉक्स का मास 30 केजी है, तो उस बॉक्स के अंदर एक वेइंग मशीन पर खड़ा है एंड वह बॉक्स एक लाइट पुली से रोप के हेल्प से लटकाई गई है, जबकि बॉक्स के अंदर आदमी उस रोप के दूसरे एंड को खुद पकड़े हुए है, जबकि अदर एंड से बॉक्स को, रोप के अदर एंड से बॉक्स को लटकाया गया है। मतलब रोप के एक एंड से बॉक्स को लटकाया गया है, जिस बॉक्स का मास 30 केजी है, जबकि उस रोप को, जो कि एक स्मूथ और लाइट पुली, हल्की पुली से होकर पास करता है वह रोप, तो उस रोप को उस बॉक्स के अंदर का आदमी जिसका मास 60 केजी है, वह पकड़े हुए है एक एंड को, जबकि मतलब रोप का एक एंड तो लटक रहा है किससे? 30 केजी का बॉक्स है, जबकि दूसरे एंड को उस बॉक्स के अंदर जो वेइंग मशीन पर आदमी खड़ा है वह पकड़े हुए है। अगर वह आदमी इस रोप को, जिस एंड को पकड़े हुए, उसे छोड़ दे तो बॉक्स क्या होगा? छोड़ देने पर क्या होगा? बॉक्स नीचे गिर जाएगी, बॉक्स पुली से अलग हो जाएगा, नीचे नीचे फॉल कर जाएगा। लेकिन वह मैनेज किए हुए है फर्स्ट सिचुएशन में बॉक्स को रेस्ट में, मतलब विदाउट एक्सीलरेशन, तो उसमें इस वेइंग मशीन जिस पर वह खड़ा है आदमी बॉक्स के अंदर, वह क्या रीडिंग देगा, मतलब कितना नॉर्मल रिएक्शन देगा। जो नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन का सरफेस आदमी पर अप्लाई करेगा, वही एपरेंट वेट होगा, वही रीडिंग होगा वेइंग मशीन का। जो नॉर्मल रिएक्शन जो अप्लाई होगा वेइंग मशीन के सरफेस के द्वारा, जो कि बॉक्स के सरफेस पर, बॉक्स के बॉटम सरफेस पर रखा हुआ है वेइंग मशीन, तो उसके द्वारा क्योंकि आदमी अपना वेट के बराबर फोर्स अप्लाई करेगा वेइंग मशीन पर, जो बॉक्स के सरफेस पर रखा हुआ है, बॉटम सरफेस पर, बॉटम पर, तो वेइंग मशीन का सरफेस भी आदमी पर अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स एग्जर्ट करेगा, कैपिटल एन, वही रीडिंग होगा उस वेइंग मशीन का, जिसे मालूम करना है। तो एंड सेकेंड सिचुएशन में, ये फर्स्ट सिचुएशन में हो गया कि क्या रीडिंग होगा मशीन का, जब वह आदमी बॉक्स को मैनेज किए हुए है, रेस्ट में रखे हुए है, बॉक्स को जब वह मैनेज किए हुए है, रेस्ट में रखने में सफल है, तब कितना वेइंग मशीन जिस पर कि आदमी खड़ा है उसका क्या, वह मैन खड़ा है उसका क्या रीडिंग होगा, जो कि नॉर्मल रिएक्शन जो वेइंग मशीन का सरफेस या बॉक्स का सरफेस उस पर्सन पर अप्लाई करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, वही रीडिंग होगा वेइंग मशीन का। तो यह तो फर्स्ट पार्ट में। एंड सेकेंड पार्ट में मालूम करना है कि व्हाट फोर्स शुड ही exert on the rope to get his correct weight on the machine। सेकेंड सिचुएशन में मालूम करना है कि कितना फोर्स वह रोप पर अप्लाई करेगा, वह आदमी कितना फोर्स
आदमी चूंकि रोप के एक इंड को पकड़े हुए है, अदर इंड से बॉक्स लटक रहा है, हैंग कर रहा है पुली से होकर, तो आदमी कितना फोर्स अप्लाई करे इस पर रोप पर, मतलब कितना टेंशन, जो कि टेंशन के रूप में अपीयर होगा, तो टेंशन का कितना वैल्यू होगा जिससे कि वेइंग मशीन उसका करेक्ट वेट मेजर करे। मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वेइंग मशीन के सरफेस का, वह उसके एक्चुअल वेट के बराबर हो जाए। मतलब एक्चुअल वेट कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नॉर्मल रिएक्शन तो एपरेंट वेट देता है, लेकिन यहाँ पर एपरेंट वेट कितना फोर्स वो अप्लाई करे इस स्ट्रिंग पर, जिस स्ट्रिंग के जिस इनको वह पकड़े हुए हैं, तो कितना फोर्स मैक्सिमम अप्लाई करे जिससे कि वह उसका वेइंग मशीन उसका एपरेंट वेट न दे करके एक्चुअल वेट दे दे। एक्चुअल वेट कितना होगा, 60 इंटू मास 60 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो 60 इंटू जी। माने नॉर्मल रिएक्शन जो एपरेंट वेट होता है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, जो मशीन का रीडिंग होगा, तो वह जो नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस उस आदमी पर लगाता है उसके वेट के अगेंस्ट में, वह एपरेंट वेट होता है, वह मशीन का रीडिंग होता है, वेइंग मशीन का। लेकिन यहाँ पर वेइंग मशीन का रीडिंग उसके एक्चुअल वेट को बता दे, मतलब 60 जी कर दे, n इक्वल टू 60 जी हो जाए, तो कितना फोर्स मैक्सिमम फोर्स वो अप्लाई करेगा इस रोप पर, जिस रोप के एक इंड को वह पकड़े हुए है, तो वह मालूम करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग मालूम करना है। एंड वह मैक्सिमम फोर्स होगा, तो उस सिचुएशन में तो एक्सेलरेशन होगा, उस सिचुएशन में तो वह रेस्ट में नहीं रख पाएगा सिस्टम को, मतलब सिस्टम एक्सेलरेट करेगा, तो एक्सेलरेशन भी करना होगा। फर्स्ट सिचुएशन में जब बॉक्स को रेस्ट में रखे हुए है, तो उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन बॉक्स का 0 होगा। लेकिन सेकेंड सिचुएशन में तो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करना है रूप पर, जिससे कि वेइंग मशीन जिस पर कि वह आदमी खड़ा है और वेइंग मशीन बॉक्स के बॉटम सरफेस पर, बॉटम पर रखी हुई है, तो उस सिचुएशन में तो जब मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करेगा टेंशन के रूप में, स्ट्रिंग रूप में, तो जो बॉक्स होगा वह एक्सेलरेट हो जाएगा, उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, उसमें एक्सेलरेशन यूज करना होगा। फर्स्ट सिचुएशन में बॉक्स को रेस्ट में मैनेज किए हुए वो आदमी, तो उस सिचुएशन में मशीन का क्या रीडिंग होगा, मैंने व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन, मैंने आदमी का कितना वेट वह मशीन शो करेगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन का वेट, एपरेंट वेट क्या होगा वह मालूम करना है फर्स्ट सिचुएशन में। और सेकेंड सिचुएशन में मैक्सिमम फोर्स मालूम करना है जो उस आदमी के द्वारा, आदमी पकड़े हुए है, रोप को खींच रहा है, पकड़े हुए है, तो उसे पकड़ के जब खींचेगा, जब नीचे की ओर खींचेगा, तो बॉक्स क्या होगा, मतलब बॉक्स से, मतलब उस रोप के एक इंच से तो बॉक्स भी कनेक्टेड है, तो बॉक्स क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, ऊपर जाएगा। आदमी जब रोप को नीचे खींचेगा, बॉक्स ऊपर जाएगा, एक्सेलरेट करेगा। एंड फर्स्ट सिचुएशन में मैनेज किए हुए आदमी उसे उतना जोर से खींच नहीं रहा है, तो मैनेज किए हुए है, एकदम बैलेंस किए हुए है, मतलब बैलेंस की स्थिति है, मतलब रेस्ट में है, मतलब बॉक्स रेस्ट में है। तो नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। तो हम यहाँ पर बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम और आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम, मैन का बॉक्स के अंदर का जो आदमी वेइंग मशीन पर खड़ा है, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम पर वो कंसीडर अलग अलग करेंगे। टेंशन जो होगा, आदमी तो क्योंकि उस रोप के एक इंड को पकड़ कर खींच रहा है, तो टेंशन किधर होगा, अपवार्ड होगा उस साइड में। एंड बॉक्स से मतलब बॉक्स भी लटक रही है उस रोप के एक इंड से, तो एक इंड से कनेक्टेड है, तो उसमें भी वेट डाउनवार्ड, तो टेंशन क्या होगा, रिएक्शन के तौर पर अपवार्ड। तो दोनों बॉक्स के लिए भी टेंशन अपवार्ड एंड आदमी के लिए भी टेंशन अपवार्ड, मतलब उस रोप के दोनों साइड्स में, पुली के बोथ साइड्स में टेंशन अपवार्ड होगा। तो बॉक्स के लिए क्या होगा सिचुएशन, जो बॉक्स के लिए फ्री बॉडी डायग्राम हम देखें FBD, तो बॉक्स के लिए ऊपर बना देते हैं, जगह है थोड़ा, ये बॉक्स के लिए, बॉक्स का वेट काम करेगा डाउनवर्ड। वेट कितना होगा बॉक्स का, मास 30 kg है, तो बॉक्स का वेट 30 इंटू जी। एंड इस बॉक्स कनेक्टेड है रोप के एक इंड से, तो टेंशन अपवार्ड होगा। ये बॉक्स है जिसका मास कितना है 30 kg, तो वेट हो जाएगा डाउनवर्ड 30 इंटू जी, यह बॉक्स है। साथ ही बॉक्स के अंदर वेइंग मशीन है, उसके बॉटम सरफेस पर, बॉक्स के बॉटम सरफेस पर जिस पर आदमी खड़ा है, तो वह वेइंग मशीन क्या होगा, आदमी अपना जो वेट है वह अप्लाई होगा वेइंग मशीन पर या बॉक्स के बॉटम सरफेस पर, तो वह जो वेट होगा 60 इंटू जी होगा, वह डाउनवर्ड होगा, आदमी पर जो फोर्स काम करेगा। तो
वेइंग मशीन का सरफेस भी आदमी पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, जो कि ऊपर की ओर लगाएगा। लेकिन बॉक्स के लिए, मतलब बॉक्स माने बॉक्स जो है, बॉक्स के बॉटम सरफेस पर जो वेइंग मशीन है, तो वह वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन आदमी पर अपवर्ड लगाएगा, ऊपर की ओर लगाएगा। तो बॉक्स के लिए जो फोर्स काम, बॉक्स पर जो फोर्सेस काम करेंगे, उस नॉर्मल रिएक्शन का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से वह नीचे की ओर लगेगा। तो वह जो नॉर्मल रिएक्शन है वेइंग मशीन इस पर है रखा हुआ, उसका नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड काम किया उस आदमी पर, तो उसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो होगा एन ही, एन के बराबर, वह नीचे की ओर काम करेगा, वह एन भी नीचे की ओर काम करेगा। किस पर? बॉक्स पर काम करेगा। वेइंग मशीन का सरफेस या बॉक्स का बॉटम सरफेस अप्लाई किया आदमी पर नॉर्मल रिएक्शन, तो आदमी भी उतने फोर्स के बराबर फोर्स अप्लाई करेगा, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर फोर्स, जो उसका वेट था उसके बराबर तो फोर्स अप्लाई कर भी किया एम जी। उसके रिएक्शन में नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड हुआ, लेकिन वो आदमी के द्वारा भी, माने बॉक्स का जहाँ तक सवाल है, तो उस बॉक्स पर भी उस नॉर्मल रिएक्शन का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम करेगा नीचे की ओर। तो बॉक्स पर जो टू फोर्सेस काम किए नीचे की ओर, वह उसका वेट बॉक्स का 30 जी एंड नॉर्मल रिएक्शन जो था, नॉर्मल रिएक्शन का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नॉर्मल रिएक्शन तो लिफ्ट के सरफेस द्वारा अपवर्ड काम करेगा आदमी पर, लेकिन बॉक्स के लिए वह डाउनवर्ड होगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एंड टेंशन अपवर्ड, क्योंकि बॉक्स तो उस रोप के एक एंड से कनेक्टेड है, दूसरे एंड को आदमी खुद पकड़े हुए है। तो यह तो हो गया बॉक्स पर लगने वाला फोर्सेस। जो आदमी है उसके अंदर, बॉक्स के अंदर, उस पर जो फोर्सेस काम करेंगे उसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं थोड़ा नीचे बना देता हूँ आदमी के लिए। तो आदमी के लिए जो तो इस मैन का जो वेट काम करेगा वह क्या होगा? वह तो डाउनवर्ड होगा। कितना होगा? मास कितना है आदमी का? 60 है, तो वेट हो जाएगा 60 इंटू जी डाउनवर्ड। एंड जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन किसके द्वारा? वेइंग मशीन के सरफेस के द्वारा, जो कि बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, बॉक्स के बॉटम सरफेस पर, तो उसके द्वारा नॉर्मल रिएक्शन किधर काम करेगा अपवर्ड। उसके अलावा टेंशन जो स्ट्रिंग में है, हाथ से पकड़े हुए है ना, स्ट्रिंग को पकड़े हुए, स्ट्रिंग मतलब रोप, प्रॉब्लम में रोप कहा गया है उसे, तो रोप के अदर इंड को पकड़े हुए है एक इंड से, तो बॉक्स लटक रहा है, तो उसमें भी टेंशन किधर काम करेगा? ऊपर की ओर। ठीक है, टेंशन हो गया ऊपर की ओर। स्ट्रिंग मतलब रोप और स्ट्रिंग का जो पार्ट अदर इंड को आदमी पकड़े हुए है, उसमें भी टेंशन प्रोड्यूस होगा, और वह टेंशन किधर होगा? अपवर्ड ही होगा। तो आदमी पर कितना, आदमी जो है मैन पर कौन कौन से फोर्सेस काम किए? वेट डाउनवर्ड 60 इंटू जी एंड नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन का इस वेट के अगेंस्ट में अपवर्ड वह काम किया, प्लस टेंशन भी अपवर्ड काम किया। तो दोनों का फ्री बॉक्स का भी फ्री बॉडी डायग्राम मैंने शो किया ऊपर में, एंड उसके ठीक नीचे उस आदमी पर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं, मैंने उस मैन का फ्री बॉडी डायग्राम। अब दोनों का यूज करके पार्ट 1 में जब वह आदमी मैनेज किए हुए है बॉक्स को रेस्ट में रखे हुए, मैनेज किए हुए है, उतना फोर्स नहीं अपना, उतना फोर्स से वह स्ट्रिंग के अदर इनको पकड़े हुए है, उतना जोर से वह उतना फोर्स से नहीं खींच रहा है, तो मैनेज किए हुए है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब रुका हुआ है बॉक्स, तो बॉक्स का एक्सीलरेशन 0 है। तो when the box is in rest, when the box is in rest, when the box is at rest, तो रेस्ट में होगा तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 0। बॉक्स का एक्सीलरेशन a = 0। अब बॉक्स के लिए जो मोशन होगा, बॉक्स के लिए जो इक्वेशन बनेगा यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और मैन के लिए अलग अलग। तो फॉर द बॉक्स जो रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा बॉक्स पर, फॉर द बॉक्स जो फोर्सेस होंगे, नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा, एक्सीलरेशन ही 0 है, आदमी पर भी नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो कितना होगा? क्योंकि एक्सीलरेशन दोनों का 0 है, तो क्योंकि बॉक्स रेस्ट में है,
आदमी बॉक्स को रेस्ट में रखे हुए हैं, मैनेज किए हुए हैं रेस्ट में। तो बॉक्स पर कितने कौन कौन से बॉक्स पर नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन फोर्सेज जो काम करेंगे वह कितने होंगे, ऊपर की ओर टेंशन एंड नीचे की ओर नॉर्मल रिएक्शन प्लस वेट ऑफ द बॉक्स। तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स इज 0, लेकिन एनालिसिस में तो होगा T माइनस 30G, 30 बॉक्स का मास है, वेट बॉक्स का मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड नॉर्मल रिएक्शन भी इसके लिए, जो नॉर्मल रिएक्शन लिफ्ट का बेइंग मशीन का सरफेस जो बॉक्स पर रखा हुआ है वो अप्लाई करता है आदमी पर, तो आदमी पर फोर्स लगाता है, तो आदमी के द्वारा भी उस बेइंग मशीन के सरफेस पर उसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम करेगा। तो जो बॉक्स पर फोर्स काम करेगा वह एन का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स भी काम करेगा, जो कि नॉर्मल रिएक्शन बेइंग मशीन का आदमी पर है, जो कि अपवार्ड काम कर रहा है, लेकिन बॉक्स के लिए वह नीचे भी काम करेगा, क्योंकि आदमी बॉक्स पर रखे गए बेइंग मशीन पर खड़ा है। तो केवल हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि टेंशन ले लें, अपवार्ड वेट ले लें, और जो आदमी के द्वारा जो रिएक्शन फोर्स आदमी पर लग रहा है, अप्लाई हो रहा है वेइंग मशीन के सरफेस के द्वारा, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आदमी के द्वारा भी उसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम करेगा डाउनवर्ड में, तो उसको तो कंसीडर करना ही होगा। तो एन डाउनवर्ड हो गया, बॉक्स पर फोर्स के बॉक्स पर एक एक्स्ट्रा जो फोर्स काम करेगा वेट के अलावा वह एन होगा, नॉर्मल रिएक्शन का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो T माइनस 30G एंड T अपवर्ड है एंड वेट डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन भी इसके लिए एन जो फोर्स है बॉक्स पर जो लग रहा है तो वह भी क्या है, नीचे की ओर है, तो T माइनस 30G या प्लस एन होगा, लेकिन ब्रैकेट को अगर हटा दें तो T माइनस 30G माइनस एन इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो 0 है, बॉक्स तो रेस्ट में है फर्स्ट सिचुएशन में, तो इसलिए RHS 0 हो जाएगा। तो इट इज इक्वेशन नंबर 1। यह किसके लिए आया, फॉर द बॉक्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स इज 0 एंड फॉर द मैन, मतलब बॉक्स का फ्री डायग्राम से, एंड यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0। एंड फॉर द मैन स्टैंडिंग ऑन द वेइंग मशीन केप्ट इनसाइड द बॉक्स, वेइंग मशीन पर आदमी खड़ा है जो बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, बॉक्स के अंदर आदमी है, तो फॉर द मैन क्या होगा, मैन के लिए जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, टेंशन तो है ही ऊपर की ओर, नॉर्मल रिएक्शन जो बेइंग मशीन का सरफेस लगा रहा है अपवर्ड, लेकिन वेट क्या है, डाउनवर्ड है, तो टू फोर्सेस मैन पर अपवर्ड है, एन नॉर्मल रिएक्शन बेइंग मशीन के सरफेस के द्वारा, एंड टेंशन जो एक रोप के एक इनको पकड़े हुए हैं उसको खींच रहा है, तो टेंशन क्या होगा, रिएक्शन के तौर पर क्या होगा, अपवर्ड काम करेगा, तो एन प्लस टी ऊपर की ओर एंड वेट डाउनवर्ड, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा आदमी पर, ऊपर लगने वाला फोर्स, अपवर्ड जो फोर्सेस है उसमें से डाउनवर्ड फोर्स जो वेट को माइनस कर लें, मैन का मास कितना है 60 kg है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा आदमी पर, एन प्लस टी दोनों अपवर्ड होगा टेंशन, माइनस वेट ऑफ द पर्सन 60 इंटू जी, रिजल्टेंट फोर्स इज 0, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो रेस्ट में है बॉक्स, तो आदमी भी रेस्ट में है उसके अंदर, तो ये 0 हो गया। इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें मालूम करना है किसका वैल्यू, एन का वैल्यू मालूम करना है, कितना मतलब मशीन का रीडिंग क्या होगा, हमारे एपरेंट वेट क्या होगा उस आदमी का, तो एन का वैल्यू हमको मालूम करना है इस सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन में। सेकंड सिचुएशन में तो कितना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करेगा रोप पर वो आदमी, जिससे कि वेइंग मशीन उसका एक्चुअल वेट बता दे, माने जो एन जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो एपरेंट वेट होता है, लेकिन वह उसकी एक्चुअल वेट 60G के बराबर हो जाए, एन इक्वल टू 60G पुट करना होगा सेकेंड सिचुएशन में। लेकिन यहाँ पर तो अभी क्या करना है हमको, एन का वैल्यू मालूम करना है, माने मशीन का रीडिंग, मतलब वेइंग मशीन का रीडिंग जो कि एपरेंट वेट को देता है, एन जो नॉर्मल रिएक्शन जो होता है लिफ्ट के वेइंग मशीन के सरफेस द्वारा आदमी पर, वही एपरेंट वेट होता है, वही एन का जो वैल्यू होगा वही वेइंग मशीन का रीडिंग होगा, तो उस रीडिंग का वैल्यू मालूम करना है जब बॉक्स रेस्ट में है, तो फर्स्ट सिचुएशन में वो हम कर रहे हैं। तो उसके लिए बॉक्स के लिए और आदमी के लिए दोनों के लिए अलग अलग, बॉक्स एंड मैन के लिए के फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से हमें 2 इक्वेशंस मिल गए। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दिया जाए, 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि प्लस एन, इक्वेशन 2 में प्लस एन है फर्स्ट टर्म, और इक्वेशन 1 के लास्ट टर्म थर्ड टर्म में माइनस एन, वह तो कैंसिल हो जाएगा,
माने टेंशन का वैल्यू निकल जाएगा, टेंशन इन द रोप वह निकल जाएगा। और जब टी का वैल्यू मालूम हो जाएगा तो फिर जब टी का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू मालूम हो जाएगा। मतलब नॉर्मल रिएक्शन मतलब एपरेंट वेट मतलब मीन्स रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन वह मालूम हो जाएगा, जो कि एपरेंट वेट होगा उस आदमी का। तो अब ऐड किया जाए इक्वेशंस 1 एंड 2 को, उसके बाद फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आ जाएगा, उसके बाद सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर दिया जाएगा। तो उसमें हमको एक्सेलेरेशन यूज करना होगा, बोथ सिचुएशंस में, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में हमें एक्सेलेरेशन यूज करना होगा। मतलब उस सिचुएशन में जब फोर्स, कितना फोर्स वह आदमी लगाएगा इस रोप पर, कितना मैक्सिमम फोर्स लगाना होगा, उसको खींचना होगा, जिससे कि उसको जब पुल करेगा अदर इंड जिसको पकड़े हुए है रोप को, तो वह नीचे आएगा तब ना मशीन ऊपर जाएगा, तो मशीन एक्सेलेरेट हो जाएगा उसमें। तब उसका जो एपरेंट वेट होगा, मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन का सरफेस लगाएगा वो एक्चुअल वेट के बराबर हो जाना चाहिए। मतलब N बराबर 16 g पुट करना होगा इक्वेशन 1 एंड 2 में, एंड साथ ही साथ एक्सेलरेशन भी अप्लाई करना होगा। मैंने यहाँ जीरो नहीं होगा, मतलब वहाँ पर बॉक्स के लिए तो मास 30 है, एक्सेलरेशन ये मानना होगा, बॉक्स का एक्सेलरेशन अपवर्ड मानना होगा। फिर आदमी के लिए भी 60 kg मास है तो 60 इंटू एक्सेलरेशन करना होगा। मान इक्वेशन 1 एंड 2 को RHS में अब एक्सेलरेशन वाला टर्म आ जाएगा, एंड उसके बाद n का वैल्यू जो मशीन रीडिंग होगा वह एक्चुअल वेट के बराबर हो जाएगा। आदमी के कितना फोर्स वह लगाएगा, टेंशन का वैल्यू टी तो निकालना है लेकिन स्ट्रिंग में, लेकिन वह कितना वैल्यू होगा जिससे कि टी का कितना वैल्यू होगा जिससे कि जो मशीन का रीडिंग है, वेइंग मशीन का रीडिंग जो कि n होता है, नॉर्मल रिएक्शन एपरेंट वेट होता है, वह आदमी का एक्चुअल वेट के बराबर हो जाए, माने 60 इंटू जी के बराबर हो जाए n, तो n की जगह 60 g भी पुट करना होगा, आसानी से हम ऑब्टेन कर लेंगे। तो अब इस क्वेश्चन प्रॉब्लम 39 का के रिमेनिंग पार्ट का सॉल्यूशन के लिए अब मैं प्रॉब्लम 39 का जो स्टेटमेंट है उसे मैं इरेज करता हूँ, जिससे कि फर्दर इसका रिमेनिंग पार्ट इस प्रॉब्लम का सॉल्व किया जा सके। फर्स्ट पार्ट का आंसर के हम लोग बहुत क्लोज हैं। बोथ इक्वेशंस जब रेस्ट में बॉक्स है, एक्सेलरेशन 0 है, तो इक्वेशंस 1 एंड 2 को ऐड कर दिया जाए। एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या हो गया, 1 एंड 2 को ऐड किए तो मतलब 1 एंड 2 को ऐड किए तो प्लस एन माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, तो टी वाला टर्म बचेगा इक्वेशन 1 का फर्स्ट टर्म, एंड इक्वेशन 2 का सेकंड टर्म टी है, तो टी प्लस टी 2t, एंड इक्वेशन 1 का सेकंड टर्म माइनस 30g है, निगेटिव है, एंड इक्वेशन 2 का थर्ड टर्म माइनस 60g है, तो वो भी ऐड हो जाएगा लेकिन निगेटिव साइन, माइनस 30g माइनस 60g माइनस 90g, तो 2t क्या हमारा होगा, 1 एंड 2 को ऐड करने पर 2t माइनस 90g, 60g माइनस 60g माइनस 30g, 90g माइनस 90g इक्वल्स टू तो जीरो, RHS तो जीरो है, RHS क्या है, 0 है, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू t का आ गया, तो 2t माइनस 90g इक्वल टू 0, और 2t इक्वल्स टू 90 इंटू जी, देयरफॉर t इक्वल्स टू 90g अपॉन 2, दैट इज 45g। टी का वैल्यू आ गया, टेंशन इन द स्ट्रिंग 45 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 45g। इसे सपोज कर दिया जाए इक्वेशन नंबर 3, इसे भी इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर दिया जाए, और इसका वैल्यू पुट कर दिया जाए किसमें, हमको तो n चाहिए ना, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया जाए, टी का वैल्यू 45g, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग दैट इज t इक्वल्स टू 45 स्मॉल g मल्टीप्लाई बाय स्मॉल g इन इक्वेशन 1 के LHS में पुट किया जाए, वी गेट पुट किया जाए, इक्वेशन 1 है t माइनस 30g माइनस n इक्वल्स टू 0, तो t के जगह कितना पुट करेंगे, 45g t के जगह रिप्लेस हो गया, माइनस 30g माइनस n इक्वल्स टू 0, और
45G माइनस 30G कितना 15G, कितना हो गया 15G। तो ये हो गया, और 15G 15 मल्टीप्लाई बाई स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो 15G 45G माइनस 30G 15G माइनस n इक्वल टू 0। n नॉर्मल रिएक्शन है जो मशीन का रीडिंग होगा, जो एपरेंट वेट बॉडी का बॉडी एपरेंट वेट उस आदमी का मशीन बताएगा, वह नॉर्मल रिएक्शन ही होता है, एपरेंट वेट होगा। देयरफॉर n इक्वल टू, n को साइड चेंज कर देंगे तो n आ गया। नॉर्मल रिएक्शन जो वेइंग मशीन का रीडिंग होगा, रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन 15G, लेकिन आंसर मास के टर्म में है, तो इसमें मास हो जाएगा m इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो आदमी का जो एक्चुअल मास तो आदमी का कितना है 30 kg है, लेकिन अब जो ऑब्जर्व मास होगा एपरेंट मास, वह कितना होगा, एपरेंट मास कितना होगा इस सिचुएशन में, वह होगा 15G या बाई जी से डिवाइड कर देंगे। मास इक्वल टू W, वेट इक्वल टू m इंटू जी। W क्या होता है, फोर्स ही होता है, वेट क्या होता है, फोर्स होता है। F इक्वल टू mg, m इक्वल टू f बाई जी। तो यहाँ पर जो फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन भी क्या है, एपरेंट वेट है, तो अभी तो फोर्स ही है, तो इसमें g से डिवाइड कर देंगे तो 15। नॉर्मल रिएक्शन जो रीडिंग है वेइंग मशीन रीडिंग, वह तो हो गया 15G, लेकिन आंसर मास के टर्म में है, तो इसलिए जो एपरेंट मास होगा उस पर्सन का m डैश इक्वल्स टू, एक्चुअल मास तो m 60 kg है, लेकिन एपरेंट मास हो गया m डैश इक्वल टू कितना हो गया, m डैश इक्वल टू 15G बाई जी। 15G में g से डिवाइड कर देंगे तो f इक्वल टू mg, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू mg, यही ना वेट हो गया, वेट फोर्स ही है, इसलिए m इक्वल टू क्या हो गया, वेट अपॉन g, वेट अपॉन फोर्स, माने फोर्स इक्वल टू m इंटू जी, माने फोर्स इक्वल टू वेट होता है जो कि mg के बराबर है, m इक्वल टू वेट अपॉन g। तो वेट हो गया mg, यहाँ m डैश माने है तो m डैश g अपॉन g, g से g कैंसिल हो गया तो m डैश हो गया, कितना हो गया 15G बाई जी, दैट इज g से g कैंसिल हो गया 15 kg। तो वेट जो है एपरेंट वेट, मतलब जो मशीन रीडिंग है वह मास के रूप में आ गया, n के रूप में तो 15G आ गया, और उसमें g से डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया, मास के टर्म में आ गया 15 kg। मास उसका 30 kg था, सॉरी मास कितना था आदमी का 60 kg, लेकिन वेइंग मशीन कितना, बॉक्स का मास 30 kg है, लेकिन आदमी का जो मास है बॉक्स के अंदर जो आदमी है 60 kg है। लेकिन जब बॉक्स रेस्ट में है तो उस सिचुएशन में जो रीडिंग होगा, जिस वेइंग मशीन पर वह खड़ा है आदमी, तो वह रीडिंग कितना देगा, केवल 15 kg देगा। मास ऊंचा एक्चुअल है कितना 60 kg, लेकिन वह वेइंग मशीन कितना पड़ेगा, रीड करेगा 15 kg ओनली। यह तो आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट में कितना टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू होगा, जिससे कि वेइंग मशीन उसके एक्चुअल वेट, मतलब वेइंग मशीन का जो n का वैल्यू है वह उसके एक्चुअल वेट को बता सके। एक्चुअल वेट मतलब 60 इंटू जी को बता सके, मतलब एपरेंट वेट n जो नॉर्मल रिएक्शन एपरेंट वेट होता है तो वह एक्चुअल वेट के बराबर हो जाए। तब इक्वेशंस 1 एंड 2 जो फर्स्ट इक्वेशन में था विदाउट एक्सेलरेशन मतलब रेस्ट में, इसमें अब हम बोथ इक्वेशंस 1 एंड 2 में एक्सेलरेशन वाला टर्म यूज करना होगा। अब लिफ्ट ऑफ एक्सेलरेटेड होगा, पहले रेस्ट में था, अब ये एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा, तो अब टेंशन का वैल्यू मालूम करना है कितना होगा, मतलब कितना फोर्स अप्लाई करेगा वह आदमी उस रोप पर, जो कि टेंशन के रूप में अपीयर होगा जब लिफ्ट में अब एक्सेलरेशन आ गया। पहले तो रेस्ट में था, एक्सेलरेशन आ गया और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो गया, n इक्वल टू एक्चुअल वेट, मतलब एक्चुअल वेट कितना होगा आदमी का 60 इंटू जी। तो अब जो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है उसे मैं इरेज करता हूँ केवल इक्वेशंस 1 एंड 2 को छोड़कर, एंड इक्वेशन 3 जो आया है 45G उसको भी इरेज कर देता हूँ, उसका कोई अब जरूरत है नहीं, इक्वेशंस 1 एंड 2 का जरूरत है। तो सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन, तो इसमें टेंशन मालूम करना है, टेंशन अप्लाइड, टेंशन मतलब फोर्स अप्लाइड बाय द मैन ऑन द रोप, जिससे कि उसका जो कि टेंशन के रूप में अपीयर होगा स्ट्रिंग में, एंड जिससे कि उसका जो मशीन रीडिंग है वह उसके एक्चुअल वेट को अब शो करे। तो पार्ट 2 का आंसर के लिए अब क्या हो गया, इसमें टी मालूम करना है कितना होगा टेंशन का वैल्यू, कितना फोर्स अप्लाई करेगा आदमी, खींचेगा रोप को नीचे की ओर,
तो टेंशन रिएक्शन के रूप में अपवार्ड काम करेगा। एंड नीचे की ओर जब खींचेगा, स्ट्रिंग के रोप के दूसरे एंड से बॉक्स लटक रहा है तो बॉक्स ऊपर की ओर जाएगा एक्सीलरेशन से। तो टी मालूम करना है। एंड इस सिचुएशन में जो मशीन का रीडिंग है वेइंग मशीन का, वो उसके एक्चुअल वेट को बताए, मैंने एन इक्वल टू मास है उसका एक्चुअल कितना 60 kg, तो वेट हो जाएगा उसका 60 इंटू जी। ये वेट ऑफ द मैन हो गया, जो कि मशीन अब बताएगा, मशीन का रीडिंग होगा। नॉर्मल रिएक्शन एपरेंट वेट होता है, लेकिन अब एपरेंट वेट एक्चुअल वेट के बराबर होगा, वेट ऑफ द मैन। और एन जो है मशीन रीडिंग हो गया, वेइंग मशीन रीडिंग, मैंने नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन रीडिंग है, जो अपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट के बराबर होगा। तो वेइंग मशीन रीडिंग n इक्वल्स टू 60 g हो गया। एंड टी मालूम करना है। अब इक्वेशंस 1 एंड 2 में अब एक्सेलरेशन लिफ्ट का एक्सेलरेशन, सॉरी बॉक्स का अपवर्ड एक्सेलरेशन ए मान लिया जाए। तो इफ लेट ए बी द अपवर्ड acceleration of the box, अब रिजल्टेंट दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम पर फिर से विचार किया जाए। बॉक्स का और आदमी का अभी भी है, लेकिन अब एक्सेलरेशन के साथ है। अब इसमें ए एक्सेलरेशन हो गया है दोनों के लिए। बॉक्स जाएगा तो उसके साथ साथ आदमी भी उसमें है, उसके अंदर वह भी जाएगा उतना ही एक्सेलरेशन से। तो फॉर द मोशन ऑफ बॉक्स इक्वेशन 1 एंड 2 में केवल एक्सेलरेशन यूज कर देना है। तो फॉर ए एक्सेलरेशन हो गया बॉक्स एंड आदमी दोनों का। फॉर द मोशन ऑफ फॉर मोशन ऑफ द बॉक्स, फॉर मोशन में अपवर्ड मोशन है विथ एक्सेलरेशन। फॉर मोशन ऑफ द बॉक्स विथ एक्सेलरेशन ए, अपवर्ड एक्सेलरेशन है, इसमें अपवर्ड एक्सेलरेशन है ए, अपवर्ड एक्सेलरेशन ए स्मॉल ए हमने सपोज किया है। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, बॉक्स का मोशन के लिए इक्वेशन 1 था t माइनस 30g माइनस एन। फोर्सेस तो वही सब हैं जो फर्स्ट इक्वेशन में थे। बॉक्स पर जो बॉक्स का ये ऊपर में है, आदमी का नीचे में है। तो t माइनस रियल नेट फोर्स जो होगा बॉक्स पर वह कितना हो जाएगा, t माइनस 30g 13 जो कि बॉक्स का वेट है, माइनस नॉर्मल रिएक्शन। अब एन की जगह कितना कर देना है, अब तो नॉर्मल रिएक्शन जो मशीन रीडिंग है वो एक्चुअल वेट के बराबर है। एन की जगह सीधे कर दिया जाए, एन की जगह 60g इक्वल्स टू RHS में मास बॉक्स का 30 है, एक्सेलरेशन ए स्मॉल ए, और t माइनस 30g माइनस 60g एन की जगह हमने पुट किया है। यहाँ एन की जगह ऊपर हमने लिख दिया 60g, एक्चुअल वेट के बराबर मशीन का रीडिंग हो गया। तो कितना टेंशन होगा, कितना फोर्स आदमी लगाएगा, स्प्रिंग पर मालूम करना है। और t माइनस 60 30g माइनस 60g 90g इक्वल्स टू 30a। अब इसे इक्वेशन, अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम को इरेज करता हूँ। 30a आ गया, इक्वेशन 3 तक था, 3 तक आया था, ये 4th इक्वेशन सपोज कर दिया जाए। बॉक्स का अपवर्ड मोशन मतलब बॉक्स पर जो नेट फोर्स काम करेगा, और मास बॉक्स का 30 kg इंटू एक्सेलरेशन हमने सपोज किया है। तो बॉक्स के लिए तो हो गया। आदमी वाला है इक्वेशन 2 में, तो उसमें भी एन की जगह कितना करना होगा, 60g रखना होगा। और नई टर्म है एन है नॉर्मल रिएक्शन, जो वेइंग मशीन का आदमी पर डिवाइड करता है वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉर मोशन ऑफ द बॉक्स, फॉर द मोशन ऑफ द बॉक्स तो हो गया अपवर्ड एक्सेलरेशन से, बॉक्स के साथ साथ आदमी भी जाएगा ऊपर। तो फॉर द मैन, फॉर द मोशन ऑफ द मैन जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, तो फॉर द मैन मैं लिखता हूँ शॉर्ट में इसे, फॉर द मोशन ऑफ द मैन विथ एक्सेलरेशन, इसका भी यही है, बॉक्स के साथ साथ मूव करेगा, बॉक्स के अंदर है। तो क्या होगा, एन की जगह एक्चुअल वेट, मशीन का रीडिंग तो एक्चुअल वेट हो गया, एपरेंट वेट था लेकिन अब एक्चुअल वेट हो गया एन बराबर। एक्चुअल वेट आदमी का मास कितना है, वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी, तो मास है 60, तो एन इक्वल टू, अब मशीन भी उतना ही, एपरेंट वेट भी अब एक्चुअल वेट के बराबर हो गया, तो 60 इंटू जी 60g। सेकेंड इक्वेशन में है अपोलोस टेंशन अपवर्ड था, अब वेट डाउनवर्ड था, वेट है 60g। एंड राइट हैंड साइड में अब 0 नहीं होगा क्योंकि रेस्ट में अब तो है नहीं बॉक्स, तो बॉक्स मोशन में है, तो आदमी भी उसके अंदर मोशन में है साथ साथ। मास हो गया आदमी का, लेकिन आदमी का फ्री, मैंने उस मैन का फ्री बॉडी डायग्राम देख रहे हैं, तो आदमी का ही मास कंसीडर करना होगा, उस मैन का ही।
60 mass into acceleration using Newton second law of motion. तो mass of the man is 60 kg multiplied by acceleration upward हमने ये सपोज किया है बॉक्स का, तो आदमी का भी वही होगा। तो 60 इंटू ए प्लस 60 जी फर्स्ट टर्म में है, माइनस 60 जी थर्ड टर्म में है फॉर द मोशन ऑफ बॉक्स जो नेट फोर्स काम करेगा। तो प्लस 60 जी माइनस 60 जी कैंसिल हो गया। तो इसमें अब टेंशन का वैल्यू, टेंशन जो प्रोड्यूस होगा स्ट्रिंग में वह वैल्यू आ गया टी इक्वल टू देयरफॉर टी इक्वल्स टू 60 इंटू ए। लेकिन एक्सेलेरेशन मालूम नहीं है, अगर एक्सेलेरेशन मालूम रहता तो सीधे टेंशन का वैल्यू आ जाता, 60 ए का वैल्यू रहता। तो इसे भी हम टेंशन इन द स्ट्रिंग 60 ए आ गया। अब इसे भी एक इक्वेशन सपोज कर दिया जाए, इक्वेशन नंबर 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब हम लोग एक्सेलेरेशन मालूम करना है तो हमें आसानी से मालूम हो जाएगा किसका वैल्यू, टेंशन का, कितना फोर्स अप्लाई किया जाएगा आदमी के द्वारा इस रोप पर, वह मालूम हो जाएगा। अब क्या करना होगा, अब टी इक्वल टू 60 ए हमारा आ गया, इक्वेशन टी इक्वल टू 60 आ गया। और पहला इक्वेशन जो है इसके पहले वाला टी माइनस 90 जी इक्वल टू 30 है। तो टी बराबर हो जाएगा उससे कितना, 90 जी प्लस 30 है, इक्वेशन 4 को लिख सकते हैं। और उसमें इसमें T5 में फॉर मोशन ऑफ द मैन के लिए, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स हुआ उससे आ गया टी इक्वल टू 60 है। तो दोनों को इक्वेट करा दें, मैंने टी इक्वल टू 30 है, इक्वेशन 4 को हम लिख सकते हैं टी माइनस 90 जी इक्वल टू 30 है, तो टी इक्वल टू 90 जी प्लस 30 है। एंड इक्वेशन 5 में टी इक्वल टू 60 है। तो बोथ इक्वेशंस का जो इक्वेशन 4 से ऑब्टेन होगा, इक्वेशन 4a और 5 का LHS इक्वल हो जाएगा टी, तो RHS इक्वल हो जाएगा। और अदरवाइज इक्वेशन 4 में ही टी के जगह 60 पुट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, टी के जगह 60 है LHS में, माइनस 90 जी इक्वल टू 30 है। तो उससे हमको ए का वैल्यू मालूम हो जाएगा। टी के जगह 60 है माइनस 90 जी इक्वल टू 30 है, तो 60 है माइनस 30 है इक्वल टू 90 जी हो जाएगा। तो पुट कर दिया जाए टी का वैल्यू, मतलब टी का वैल्यू फॉर मोशन ऑफ द मैन है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स के जो एड किया आदमी पर, तो उसका हेल्प से टी बराबर टी इक्वल टू 60 ए की ओर बच गया हमारा। इसमें कैंसिलेशन के बाद एन के जगह 60 जी पुट कर दिए हैं यहाँ। एन के जगह हमने मशीन का जो रीडिंग है वह एक्चुअल वेट, आदमी के एक्चुअल वेट के बराबर हो गया है। एक कंडीशन है, सब टेंशन निकालना है तो पुट कर दिया जाए 4 में, टी का वैल्यू 60 है। अब मैं पार्ट 2 का सॉल्यूशन है, उसके जो इनिशियल पार्ट है उसको मैं इरेज करता हूँ। अब आसानी से हम 2 स्टेप्स के बाद टी का वैल्यू टेंशन इन द स्ट्रिंग दैट इज फोर्स अप्लाइड बाय द मैन ऑन द स्ट्रिंग मालूम कर लेंगे। तो पुटिंग टी इक्वल टू 60 है इन LHS ऑफ इक्वेशन 4। तो अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, पुटिंग टी जो 60 ए इंटू आया है जिसे हमने इक्वेशन 5 नेम्ड किया है, तो टी इक्वल टू 60 ए इन इक्वेशन 4 वी गेट। अब टी के जगह फर्स्ट टर्म में 60 ए 5 से 60 ए माइनस सेकेंड टर्म 90 जी है, 90 जी माइनस 90 जी इक्वल्स टू RHS 30 ए है, और 30 ए RHS में है LHS में ले आए, 60 ए माइनस 30 ए इक्वल्स टू माइनस 90 जी LHS में है, RHS में ले जाया जाए तो प्लस 90 जी हो जाएगा, 90 जी प्लस 90 जी हो गया, माइनस 90 जी को RHS में ले गए, RHS में टर्म था 30 है उसे LHS में ले आए। तो नेक्स्ट स्टेप में 60 ए माइनस 30 ए दैट इज 60 ए माइनस 30 ए कितना हो गया, 30 ए हो गया, 30 ए इक्वल टू 90 जी। देयरफॉर ए मालूम करना है, एक्सलेशन ए, देयरफॉर ए इक्वल्स टू 90 अपॉन 30, ऐसे 0 0 कैंसिल करा सकते थे, 3 3 या 9, ए इक्वल टू 3 जी हो जाता वैसे भी, और ए इक्वल्स टू 90 जी अपॉन 30, 90 जी अपॉन 30 कितना हो गया, 3 जी, ए इक्वल्स टू 3 जी एंड जी का वैल्यू 10 पुट कर दिया जाए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चूँकि प्रॉब्लम में गिवन है
तो 3 इंटू जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स हो गया। ये क्या है, यह तो मालूम हो गया। अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स ए इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या मालूम करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, दैट इज फोर्स अप्लाइड बाय द मैन ऑन द स्ट्रिंग सो दैट द मशीन रीडिंग बिकम्स इक्वल टू इट्स एक्चुअल वेट। मशीन रीडिंग जो है एन था, नॉर्मल रिएक्शन। मशीन रीडिंग क्या देता है, नॉर्मल रिएक्शन देता है, एपरेंट वेट देता है, जो कि उसके एक्चुअल वेट के बराबर हो गया, 60 जी के बराबर हो गया। वह टेंशन कितना होगा, वह फोर्स कितना फोर्स से वह खींचेगा रोप को, वह टेंशन के रूप में अपीयर होगा। तो ये टी का वैल्यू मालूम करना है। तो इक्वेशन 5 में है टी बराबर 60 है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट कर दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा टेंशन इन द स्ट्रिंग दैट इज फोर्स अप्लाइड बाय द मैन ऑन द रोप, जिससे कि उसका उस फोर्स के द्वारा उतना फोर्स अप्लाई करने पर मशीन का रीडिंग जिस पर कि वह खड़ा है, वेइंग मशीन का रीडिंग दैट इज नॉर्मल रिएक्शन एपरेंट वेट, उसके एक्चुअल वेट 60 जी के बराबर हो जाता है। जब उस टेंशन का वैल्यू मालूम करना है, कितना टेंशन का वैल्यू होगा जिससे कि मशीन रीडिंग उसके एक्चुअल रीडिंग मतलब एक्चुअल वेट के बराबर हो जाए, 60 जी के बराबर हो जाए। तो कंडीशन एन इक्वल टू 60 जी तो हमने यूज कर ही लिया है बोथ इक्वेशंस में। तो पुटिंग ए बराबर ए इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इक्वेशन 5, टी इक्वल टू 60 है इक्वेशन 5, टेंशन के लिए इक्वेशन है। तो नाउ पुटिंग ए इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इक्वेशन 5, वी गेट फाइनल रिजल्ट हमारा होगा जो हमें रिक्वायर्ड है, टी टेंशन इन द स्ट्रिंग और फोर्स अप्लाइड बाय द मैन ऑन द रोप। यही टेंशन जो है फोर्स एफ के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 60 इंटू ए है, ए इक्वल टू कितना हो गया 30, 60 ए है तो ए की जगह 30 पुट कर दिया जाए, 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जिसे हमने अभी ऑब्टेन किया, मालूम किया। 16 इंटू 30 1800 1800 न्यूटन। टेंशन क्या है, फोर्स ही है, इसलिए 1800 न्यूटन फोर्स उस आदमी को अप्लाई करना होगा, उतना फोर्स से रोप को खींचना होगा, रोप के इक्विपमेंट को खींचना होगा, जिससे कि बॉक्स ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेगा एंड जिस वेइंग मशीन पर आदमी खड़ा है उसका रीडिंग मतलब एपरेंट जो कि नॉर्मल रिएक्शन एन होगा, जो कि एपरेंट वेट होता है, लेकिन अब वह मशीन वेइंग मशीन उस आदमी का जो एक्चुअल वेट है 60 इंटू जी उसको रीड करेगा, उसको बताएगा। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग दैट इज फोर्स अप्लाइड बाय द मैन ऑन द रोप, टी इक्वल टू एफ इक्वल टू 60 इंटू ए का वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 60 इंटू 30 दैट इज 1800 न्यूटन आंसर। तो इसके साथ प्रॉब्लम 39 का भी सॉल्यूशन इस वीडियो में कर लिया गया। 38 का सॉल्यूशन तो इस वीडियो में कुछ देर पहले इसी वीडियो में किया गया। इसी के साथ अब यह वीडियो कंप्लीट होता है। नाउ दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें एंड मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। यह चैप्टर मतलब अब इस चैप्टर का जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें अब कुछ ही प्रॉब्लम्स बचे हैं। 39 के बाद 42 प्रॉब्लम्स है, केवल 3 प्रॉब्लम्स करने हैं। तो उसके लिए अब अधिक से अधिक 2 वीडियो होगा, नहीं तो एक वीडियो में प्रयास करूंगा कंप्लीट करने का, नहीं तो अधिक से अधिक 2 वीडियो होगा अगर ज़्यादा लंबा होगा तो यह कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा इस चैप्टर का, एस.सी. वर्मा साहब का बुक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 का। लेकिन इस चैप्टर के अलावा भी मतलब इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के वीडियोज़ के अलावा भी कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के सम अदर चैप्टर्स का भी मैंने सॉल्यूशंस किया है, जिसे अभी तक प्रेजेंटली मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जो अवेलेबल है यूट्यूब में। उसे आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस के प्ले लिस्ट से सर्च कर
वॉच कर सकते हैं। जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनका भी सॉल्यूशंस किया जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का, जो कि सॉल्यूशंस जारी है लगातार। थैंक्स ऑल ऑफ यू सो मच।